अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 मैटर जो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं। पहला एमसीक्यूज़ है कि व्हाट हैपन्स टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग मेल्टिंग। कि जब कोई चीज़ मेल्ट होती है तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसके ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो इंटरनल एनर्जी का तो आपको आइडिया होगा कि इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे हम किसी चीज़ को हम हीट करते हैं तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब दूसरा एमसीक्यूज़ है आपका कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर एक सॉलिड जो है वो डायरेक्टली तौर पे गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, बॉइलिंग अकर्स एट फिक्स टेम्परेचर। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, इसके अंदर जितना मर्ज़ी हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएं, लेकिन जो इंटरनल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, यानी कि सपोज़ करें वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर आप 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर भी उसको दे देंगे ना, तो उसका जो रेट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो तो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल उसका जो बॉइलिंग का जो प्रोसेस है वो एक ख़ास टेम्परेचर पे फिक्स रहेगा। उसके बाद 4 वाला एमसीक्यूज़ है, ड्यूरिंग कंडेंसेशन द पार्टिकल्स इन द गैस। कि कंडेंस का मतलब है कि जब हम किसी चीज़ को ठंडा करते हैं, कूल डाउन करते हैं, तो ज़ाहिर बात है उसमें से एनर्जी लॉस होगी, और एनर्जी जो लॉस होगी वो यकदम नहीं होगी बल्कि आहिस्ता आहिस्ता होगी। जी, उसके बाद है विच लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप सबको पता है कि चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है जिसके अंदर वॉल्यूम जो सा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, उसके बाद 6 वाला आपका एमसीक्यूज़ है कि इवेपोरेशन डिफर्स फ्रॉम बॉइलिंग बिकॉज। जी, इवेपोरेशन जो सी है वो एक सरफेस फिनोमिना है, यानी कि इवेपोरेशन सरफेस के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो सा वो सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका ए ऑप्शन है, इवेपोरेशन अकर्स एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर। कि इवेपोरेशन के लिए कोई ख़ास टेम्परेचर का होना ज़रूरी नहीं है, वो किसी भी टेम्परेचर पे होती रहती है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक ख़ास टेम्परेचर का होना ज़रूरी होता है, जिस पॉइंट पे आके कोई भी सब्सटेंस जो है वो बॉयल करना स्टार्ट होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी द प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीज व्हेन। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से ही उसका जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बैलून है, बैलून को जब आप प्रेशराइज़ करना शुरू करते हैं, उसमें हवा भरना शुरू करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि जो जो बैलून है वो उसकी जो सरफेस है वो गर्म होना शुरू हो जाती है। तो किसकी वजह से होती है, क्योंकि जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलिजन ज़्यादा होगी, यानी कि टकराव ज़्यादा होगा। जब टकराव ज़्यादा होगा तो उसके नतीजे में जो उनकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज है, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जी, उसके बाद है विच फैक्टर अफेक्ट्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। तो इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन है आपके, कि मॉलिक्यूलर मास और टेम्परेचर, ये दोनों जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन को क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। ये स्लो भी कर देते हैं और इंक्रीज़ भी कर सकते हैं।
अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो ज़ाहिर बात है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि जितनी वज़नी चीज़ होती है उसकी जो मूवमेंट है उतनी स्लो हो जाती है, इस वजह से उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और टेम्परेचर के ज़्यादा करने से मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन 9 वाला MCQs है कि सॉलिड एयर फ्रेशनर्स यूज़ द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, यानी कि जो एयर फ्रेशनर्स होते हैं उनको जब हम प्रेस करते हैं तो एकदम जो है वो हवा पूरे कमरे में जो है वो फैल जाती है, तो ये एक हमारा सब्लिमेशन का प्रोसेस है। MCQs नंबर 10 है आपका, द डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन इन द बॉडी इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज। अच्छा, जैसे हम कोई मेडिसिन या ड्रग वगैरह यूज़ करते हैं तो वो हमारे स्टोमिक में जाके हमारे बॉडी का वो पार्ट बनना शुरू हो जाती है मेटाबॉलिज्म के थ्रू। तो इससे क्या होता है कि जैसे वो डाइजेस्ट होती है हमारी बॉडी में, तो लीवर जो है वो इसको खून के अंदर ऐड कर देता है, और वो जो ब्लड है, जो खून है, वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर हार्ट के थ्रू पंप होना शुरू हो जाता है, पूरी बॉडी में उसकी सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। जी, ये थे आपके MCQs। अब इसके बाद हम चलते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं हमारे, जिसमें है फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है explain why the temperature remains constant during the phase change from ice to water। कि हमारे पास आइस है, आइस को जैसे ही हमने ओपन सरफेस पे रखना है या ओपन एयर में रखना है तो वो ऐसा ऐसा मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रोसेस के दौरान जो ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये अभी हम MCQs के अंदर भी हमने डिस्कस किया है। जी, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम given to the phase change when a solid is converted directly to a gas। तो ये भी ऑलरेडी हम MCQs में कर चुके हैं कि सॉलिड अगर डायरेक्टली तौर पे गैस में चेंज हो तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि डिफरेंशिएट करना हमने इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान। तो ऑलरेडी हमें पता है कि इवेपोरेशन जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है और कोई ख़ास टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, ये हेड टेम्परेचर पे इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। जबकि जो बॉइलिंग पॉइंट है या बॉइलिंग लिक्विड है उसके लिए हमें एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए होता है, और ये एक रैपिड प्रोसेस होता है, यानी कि यकदम जो है ये होना शुरू हो जाता है। जैसे ही किसी भी सब्सटेंस को उसका डिज़ायर्ड बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा, फ़ौरन उसी वक्त वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है इंटरप्रेट हीटिंग कर्व फॉर वाटर, आइडेंटिफाई द की फेज चेंज। अच्छा, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है और टेक्स्ट बुक पे भी मैंने आपको ये मार्क करवाया हुआ है। तो इसमें जो डायग्राम है, डायग्राम तो आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर है, तो मैं आपको स्टेप बता देता हूँ कि वो होता क्या है। जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है, यानी कि हमारे पास एक सॉलिड है, सॉलिड को जैसे ही हमने हीट करना है वो उसने आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाना है, मेल्ट होना शुरू हो जाना है, ठीक है। और जब वो मेल्ट होगा तो मेल्ट आपको पता है, मेल्ट होके तो वो किस फेज में चला जाएगा, लिक्विड फेज में। और लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो लिक्विड फिर किस में चेंज होगा, गैसेस में, यानी कि लिक्विड बॉयल होगा, और बॉयल जब होगा तो वो किस में ऐसा ऐसा कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, गैसेस में, ठीक है। और ये हमारे पास 4 to 5 स्टेप्स हैं जिसके अंदर एक सॉलिड जो है, एक जो सॉलिड है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ सील्ड कंटेनर। यानी कि जब हम किसी क्लोज कंटेनर को या क्लोज सिलेंडर जो है उसके अंदर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। यानी कि जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करना है तो जो प्रेशर है वो उसने क्या करना है कि मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे को
पुल करना शुरू कर दें, कोलिजन स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि ये सपोज करें एक हमारे पास ये एक क्लोज्ड कंटेनर है और इसके अंदर है हमारे पास ये गैस के मॉलिक्यूल्स। और जैसे हम इसको हीट अप करेंगे, जैसे हम इसको हीट करेंगे तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में क्या पैदा होना शुरू हो जाएगी, कोलिजन स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि ये एक दूसरे के साथ टकराना स्टार्ट कर देंगे। जब ये आपस में टकराएंगे तो इनका जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा और उसके अलावा जो प्रेशर है, इनके दरमियान जो प्रेशर है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर जो प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर के ज़्यादा होने से नंबर ऑफ़ कोलिजन ज़्यादा होंगी। जब नंबर ऑफ़ कोलिजन ज़्यादा होंगी तो जो प्रेशर है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। जी, बॉइलिंग पॉइंट की एप्लीकेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो रेट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। यानी कि जितना ज़्यादा हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर होगा उतना जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे मैदानी इलाके हैं वहाँ पे जो पानी है इस पे जाके बॉयल होता है और मैदानी इलाकों में आपको पता है एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है वो 760 टॉर होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम हाइट के ऊपर जाना शुरू करते हैं, बुलंदी पे जाना शुरू करते हैं तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। इसकी एक एग्जांपल उसने बताई है कि एक प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर के अंदर आपको पता है जैसे ही हम आग जलाते हैं तो उसके अंदर एक प्रेशर बनता है। तो प्रेशर जब बनता है तो उसका जो रेट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होना शुरू हो जाता है, हाई होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ जो है वो जल्दी से पक जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब हाउ मॉलिक्यूलर मास इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन। एमसीक्यूज़ के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट अगर ज़्यादा होगा तो उसकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या होना शुरू हो जाती है, स्लो हो जाती है। क्योंकि जितनी वज़नी चीज़ होगी उसको मूव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इस वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो मॉलिक्यूलर मास के ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर मॉलिक्यूलर मास अगर हम कम कर दें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो सकता है, फास्ट हो सकता है, क्योंकि स्लाइटर चीज़ों को मूव ऑन करना हमारे लिए ईजी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन एंड एक्सप्लेन इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जी, सब्लिमेशन का कौन सा प्रोसेस होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड को डायरेक्टली तौर पे, यानी कि हमारे पास सॉलिड है उसको हम लिक्विड के अंदर, लिक्विड में से पास किए बगैर डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। यानी कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड फेज से कन्वर्ट किए बगैर, लिक्विड फेज में कन्वर्ट किए बगैर डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में या वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि सबसे पहले स्टेज आती है ना सॉलिड की, सॉलिड ने आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना होता है लिक्विड में, और लिक्विड ने अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गैस में कन्वर्ट होना होता है। लेकिन सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो सॉलिड है वो डायरेक्टली तौर पे गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाई इज द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फास्टर एट हायर टेम्परेचर। तो जाहिर बात है जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स की जो किनेटिक एनर्जी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, और जब मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उनका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। प्रेशर के ज़्यादा होने से उनकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे या हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जो उनकी मूवमेंट है वो भी क्या हो जाएगी,
ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डज एवोगैड्रोस लॉ रिलेट टू द वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। एवोगैड्रो लॉ हमें बताता है कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, यानी कि एक आइडियल गैस है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उतने ही उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो मौजूद होते हैं। चाहे कोई भी गैस हो, लेकिन हर गैस के अंदर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो है वो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ। N फॉर नंबर ऑफ मोल्स, V फॉर वॉल्यूम। जी, इसके बाद हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं कि फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल द किनेटिक पार्टिकल थ्योरी एंड हाउ इट एक्सप्लेन्स द फेज चेंज ऑफ मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये किनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या चीज़ है। अच्छा, किनेटिक पार्टिकल थ्योरी के अंदर जो है वो ये चीज़ बयान की गई है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो आपस में कोलाइड करके प्रेशर जनरेट करते हैं, और प्रेशर जो है, प्रेशर के ज़्यादा होने से जो टम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, और इस वजह से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी फास्ट हो जाता है। तो किनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो उनसे वो बेसिकली 3 लॉज हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले बॉयस लॉ है, उसके बाद चार्ल्स लॉ है, और तीसरे नंबर पे जो है वो एवोगैड्रो लॉ। तो इन 3 लॉज के ऊपर जो किनेटिक पार्टिकल थ्योरी है वो बेस्ड करती है। तो इसके अंदर कुछ प्रोसेस हैं, जैसा कि मेल्टिंग है। मेल्टिंग का कौन सा प्रोसेस होता है? मेल्टिंग मतलब मेल्ट हो जाना, पिघल जाना। तो जब हम किसी भी सब्सटेंस जो कि सॉलिड फॉर्म में है उसको जब हम हीट अप करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? लिक्विड में। ठीक है, और इस दौरान जो एनर्जी चेंज है वो कांस्टेंट रहेगी। देन उसके बाद फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का जम जाना, फ्रीज हो जाना। इनकी जब हम लिक्विड को माइनस टेम्परेचर में या लोएस्ट टेम्परेचर पे रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर जो है वो -डिग्री सेल्सियस में जाके आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। देन उसके बाद बॉइलिंग का क्या मतलब होता है? बॉइलिंग का मतलब होता है कि कोई भी लिक्विड है उसको जब हमने हीट किया है तो अपने बॉइलिंग पॉइंट में आके वो वेपर्स के अंदर या गैस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। कंडेंसेशन से क्या मुराद है कि जब हम गैस के पार्टिकल्स को कूल करते हैं तो यकदम जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जिसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो बोतल के अंदर जो वेफर्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कंडेंस होकर उसके बॉटम में जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और अगेन हमें थोड़ी सी जो कोल्ड ड्रिंक के जो बोतल है वो नज़र आना शुरू हो जाती है इसमें। जी, उसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, इंटरप्रेट अ कूलिंग कर्व। अच्छा जी, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था वो थी हीटिंग कर्व थी। ये हीटिंग कर्व है, ये जो ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस की है। और अब ये जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी हमारी कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व से क्या मुराद है कि जैसे हम किसी लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉरी किसी भी वेपर्स को जब हम ठंडा करेंगे तो वो इजीली लिक्विड के अंदर जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है वो यकदम नहीं होगा, इसके भी कुछ कुछ फेजेस हैं जिनके थ्रू ये पास थ्रू होगा। इसमें जो इसने सेगमेंट बताया है, सेगमेंट E to D। अब जी ये है हमारे पास, ये E है और ये वाला D है। तो इस प्रोसेस के ऊपर क्या हो रहा है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो कंडेंस होना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, और जैसे जैसे वो कंडेंस होना शुरू होंगे वैसे वैसे वो लिक्विड के अंदर भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब जो दूसरा प्रोसेस है उसके अंदर क्या होगा कि वो जो कंडेंस पार्टिकल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लो टेम्परेचर पे जाके फ्रीज होना शुरू कर देंगे। तो ये थी हमारे पास कूलिंग कर्व, यानी कि
ये हमारे पास टेम्परेचर है यहाँ पे -1 -2 एंड सो ऑन। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता जा रहा है। तो ये जो कूलिंग कर्व है ये भी आपने ड्रा भी करनी है और इसके जो स्टेप्स हैं ये भी आपने याद रखने हैं। जी, उसके बाद एक्सप्लेन हाउ diffusion works in gases and discuss the factors affecting the rate of diffusion including molecular mass and temperature। ऑलरेडी ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया है कि डिफ्यूजन होता क्या है, ठीक है, और इसका जो फैक्टर्स हैं यानी कि जो टेम्परेचर है और जो मॉलिक्यूलर मास है वो इसको कैसे अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को। तो डिफ्यूजन का मैं आपको पहले बता दूं कि डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, यानी कि एक सिलेंडर है उसके अंदर कंसनट्रेशन ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स की, और जैसे ही हम उसमें कोई थोड़ा सा होल करते हैं तो उस होल के थ्रू जो है वो पार्टिकल्स हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ क्या करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। अब दो फैक्टर्स इसने बताए हैं, एक तो मॉलिक्यूलर मास है और दूसरा टेम्परेचर है। मॉलिक्यूलर मास भी हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा यानी कि जिन मॉलिक्यूल का मास ज़्यादा होगा उनको हमारे लिए मूव करना जो है वो मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है। अब मुझे आपने ये बताना है कि हमारे पास दो गैसेस हैं, एक गैस है ऑक्सीजन है और जो दूसरी गैस है वो है हीलियम। मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा है और किसका कम है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ आपने ये बतानी है कि इन दोनों में से किसकी स्पीड या किसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, ठीक है। ये ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी या फिर हीलियम की ज़्यादा होगी, ये अब आपने मुझे बताना है। हिंट मैंने आपको दे दी है कि जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी और जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है उसकी जो स्पीड है वो कम होगी। और इसी तरह टेम्परेचर है, टेम्परेचर के ज़्यादा करने से जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन है वो ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जी, उसके बाद है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफ्यूजन रेट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। जी, इसके अंदर आपको पता है फार्मास्यूटिकल एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर हम जो मेडिसिन हैं उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखती हैं कि जो साल्ट वो मिक्स कर रहे हैं किसी भी ड्रग के अंदर या किसी भी मेडिसिन के बनाने में वो हमारी बॉडी के अंदर एक तो इजीली सॉल्युबल हो और दूसरे नंबर पे जो है वो तमाम पार्ट्स के अंदर इजीली ट्रेवल भी कर सके ब्लड के थ्रू। तो इसमें यही है कि जैसे हम कोई टैबलेट खाते हैं, कुछ टैबलेट ऐसी होती हैं जिनका फ़ौरन ही हमारी बॉडी पे इफेक्ट हो जाता है, और जैसा कि पेन किलर्स जो होते हैं, ठीक है, तो पेन किलर्स जैसे हम लेते हैं फ़ौरन ही 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर हमें जो है वो सुकून मिलना शुरू हो जाता है। अब उसमें होता क्या है कि वो जो पेन किलर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर फ़ौरन से मूव ऑन करना शुरू कर देते हैं और जिस जगह पे हमें पेन होती है उस जगह पे जाके हम ना वो असर दिखाते हैं, हमें फिर रिलीफ मिल जाता है। जी, उसके बाद है क्वेश्चन 3 आपका, evaluate the environmental and practical implications of using sublimation in various industries such as air fresheners and 3D printing, considering both benefits and potential drawbacks। अच्छा, सब्लिमेशन का वो कह रहा है कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर इसके फ़ायदे भी बताने हैं और नुकसानात भी बताने हैं। तो ज़ाहिर बात है कि एक चीज़ है उसकी कुछ पॉजिटिव थिंग्स भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव थिंग्स भी हो सकती हैं। तो सब्लिमेशन का तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सॉलिड को डायरेक्टली तौर पे हम कन्वर्ट कर देते हैं गैस के अंदर विदाउट पासिंग थ्रू इनटू
गैस इनटू लिक्विड फेज। तो एयर फ्रेशनर जो है आपको पता है कि जैसे ही उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी होते हैं जो कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन में अहम किरदार अदा करते हैं, इस वजह से ये नुकसानदायक भी है हमारे लिए। उसके बाद 3D प्रिंटिंग जो होती है कपड़ों के ऊपर, फैब्रिक जो धागा होता है उसके ऊपर क्या होता है, यकदम जब वो डाई लगाते हैं, डाई मतलब कलर करना कपड़ों के ऊपर, तो उसके दौरान भी जो है इवेपोरेट हो जाते हैं कुछ कंपोनेंट्स हवा के अंदर, जो कि हवा को, एयर को पोल्यूट करना शुरू कर देते हैं। फूड इंडस्ट्री के अंदर भी जो है फूड को लॉन्ग लास्टिंग तौर पे स्टोर करने के लिए भी हम सब्लिमेशन का प्रोसेस करते हैं। तो इसके कुछ बेनिफिट भी हैं और ये नुकसानात भी हैं। नुकसानात भी मैंने आपसे डिस्कस कर दिए हैं जी। उसके बाद लास्ट पे कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.1 है आपकी। उसमें वो पूछ रहे हैं कि व्हेन यू अप्लाई परफ्यूम टू योर पाल्म इट मेक्स यू फील कोल्ड। यानी कि जब आप परफ्यूम को अपने हाथ पे लगाते हैं, हथेली पे लगाते हैं, तो आपको ठंडक क्यों फील होती है। तो एक तो उसके अंदर अल्कोहल होती है और अल्कोहल आपको पता है इजीली इवेपोरेट हो जाती है। तो जब इवेपोरेशन होती है तो इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। तो जब इवेपोरेशन होगी तो आपको ठंडक लाजमी फील होगी, और इसी वजह से जब आप परफ्यूम को अपने हाथ पे लगाते हैं तो उसकी जो इवेपोरेशन है वो होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है, क्योंकि उन पार्टिकल्स ने आपकी बॉडी से टेम्परेचर लेके खुद को इवेपोरेट कर लिया होता है। उसके बाद है वी ऑल स्वेट एज आवर स्वेट इवेपोरेट्स इट कूल्स आर। यानी कि गर्मियों में जब हमें पसीना आता है तो फिर भी हमें कूलिंग का एहसास कैसे होता है, तो ये भी इवेपोरेशन का ही प्रोसेस है आपका। ठीक है, कि आपका जो पसीना है यानी कि जो बॉडी के जो बॉडी में से जो स्वेट निकल रहा है, जो पानी निकल रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता हवा के साथ मिलके इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। और इवेपोरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी से लेके हवा में वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और हमें ठंडक फील होती है। थैंक यू। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।